पर कोई ना कोई तो उस गुफा का रहस्य सुलझा सकता होगा। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अंदर जा सकूं? रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन है। अगर तुम सच में उस गुफा में जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम सफल हुए तो गुफा का द्वार खुलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी उन लोगों की तरह गायब हो जाओगे जो पहले आए थे। ये कहानी चंदन नगर गांव की है, जो हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसा हुआ था। ये नगर अपनी शांति और खुशहाली के लिए प्रसिद्ध था। गांव के बीचों बीच एक नीली झील थी, जिसके किनारे से थोड़ी दूरी पर एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। कई बच्चे दिन भर वहां खेलते, तो बुजुर्ग उसकी ठंडी छांव में बैठकर किस्से कहानियां सुनाते। गांव की गलियों में रंग बिरंगे घर थे, जहां हर सुबह पकवानों की खुशबू फैल जाती थी। लेकिन इस शांत गांव के ठीक बाहर एक घना जंगल था, जिसे लोग काली छाया का जंगल कहते थे। ये जंगल दिन में तो हरा भरा और सुंदर दिखता, लेकिन शाम होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आने लगतीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात में सफेद साया घूमता है, और कभी-कभी जंगल से किसी के हंसने या रोने की आवाज आती है। कुछ लोगों का कहना था कि वहां एक पुरानी टूटी-फूटी हवेली भी है, जहां कोई रहता नहीं, लेकिन रात में वहां रोशनी जलती दिखती है। गांव में एक प्राचीन रहस्य भी प्रचलित था। कहा जाता था कि जंगल के बीचों बीच एक गहरी गुफा छिपी हुई है, जिसे गांव के बुजुर्ग मायावी गुफा कहते थे। यह कोई साधारण गुफा नहीं थी। बुजुर्गों के अनुसार जो कोई भी इसमें घुसता, वह या तो रास्ता भूल जाता या फिर वापस ही नहीं आता। कहानी के अनुसार सैकड़ों साल पहले यहाँ एक राजा का महल था। जब दुश्मनों ने हमला किया, तो राजा ने अपना अनमोल खजाना इसी मायावी गुफा में छुपा दिया, और उसकी रक्षा के लिए एक जादुई शक्ति छोड़ गया। जिसने भी खजाने को ढूंढने की कोशिश की, उसे माया जाल में फंसा दिया गया। चंदन नगर में मोहन नाम का एक किसान रहता था, जिसके परिवार में उसकी पत्नी लीला और बेटा किशन थे। मोहन एक साधारण किसान था। उसके पास एक छोटी सी जमीन थी, जिस पर वो खेती करके अपने परिवार का पेट पालता और घर का खर्च चलाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से गांव में सूखा पड़ने के कारण उसकी फसल ठीक से नहीं हो रही थी, और इसी बीच उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है, जिस कारण मोहन अपनी पत्नी के इलाज और अपने घर के खर्च के लिए नगर के एक नामी सेठ धनश्याम के पास से कुछ पैसे उधार ले लेता है। देखते देखते उधार लिए मोहन को साल भर बीत जाता है, इसलिए अपने पैसे लेने सेठ मोहन के घर आता है। सेठ जब मोहन के घर आता है, उस वक्त मोहन अपने बेटे किशन के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है, और जब वो सेठ को देखता है तो उसे देखकर वो खड़ा हो जाता है। सेठ जी, आप अचानक मेरे घर, क्या हुआ, कोई काम था क्या? नहीं मोहन, कोई काम नहीं था। बस अपने पैसों के बारे में पूछने आया था। क्या हुआ, कब दे रहा है मेरे पैसे? अब तो पैसे लेकर तुझे साल भर से ज्यादा हो चुका है। कहीं तू मेरे पैसों के बारे में भूल तो नहीं गया है? सेठ से पैसों का सुनकर मोहन परेशान हो जाता है। नहीं सेठ जी, मैं आपके पैसों के बारे में कैसे भूल सकता हूँ? उन्हीं पैसों से तो मेरे पत्नी का इलाज हुआ था। हाँ, तो कब लौट आ रहा है मेरे पैसे? सेठ जी, अब आपसे झूठ बोलकर मैं क्या करूंगा? पर मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा सकूं। मोहन की ये बात सुनकर सेठ तो बहुत भड़क जाता है। क्या कहा, तेरे पास पैसे नहीं हैं? और जब तू साल भर में मेरे पैसे नहीं लौटा पाया, तो अब कहां से लाएगा? सेठ जी, मुझे बस कुछ समय और दीजिए, मैं कहीं से कोई इंतजाम करके आपके पैसे लौटा दूंगा। मोहन की ऐसी बातें सुनकर सेठ मोहन को बहुत खरी खोटी सुनाने लगता है, और जब सेठ मोहन को भला बुरा बोल रहा था, उस वक्त उसका बेटा भी ये सारी बातें सुन रहा था। कुछ समय मोहन को चिल्लाने के बाद सेठ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद मोहन का बेटा उससे कहता है, बाबा, क्या हम हमेशा गरीब ही रहेंगे? माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, और अब सेठ भी अपने पैसों के लिए हमारे सिर पर चढ़ गए हैं। बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हालात हमारे पक्ष में नहीं हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बाबा, कब तक? मैं कुछ करना चाहता हूँ ताकि हमारी परेशानियां दूर हो सकें।
किशन बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी था। गांव के बुजुर्गों से उसने कई बार मायावी गुफा के बारे में सुना था। उसे याद आया कि लोग कहते थे जो भी उस गुफा में गया वो या तो खो गया या फिर लौटकर नहीं आया। लेकिन अगर कोई उस रहस्यमयी गुफा का रहस्य सुलझा ले तो वहां छुपा खजाना उसे मिल सकता है। बाबा, मैं बचपन से गांव के पास जो जंगल है उसके बारे में बहुत कुछ सुनता आ रहा हूँ। कोई कहता है वहां नरभक्षी रहते हैं, कोई कहता है वहां भूतों का बसेरा है, तो कोई कहता है वहां कोई मायावी गुफा है जिसमें बहुत सारा खजाना है। तो क्यों ना पिताजी हम लोग वहां चलते हैं और उस खजाने को पा लेते हैं। फिर हम लोग भी सेठ की तरह अमीर बन जाएंगे और फिर आप सेठ से लिए कर्ज को भी चुका देना। किशन के मुंह से मायावी गुफा की बात सुनकर मोहन बहुत चौंक जाता है। बेटा, तुमने आज कह दिया है, लेकिन याद रखना, कभी भी जीवन में उस मायावी गुफा में जाने और उसके खजाने को ढूंढने की बात मत करना। तुम्हें अभी पता नहीं है, मैं जब छोटा था ना, तब से मेरे पिताजी मतलब तुम्हारे दादाजी भी मुझे उस मायावी गुफा में जाने से मना करते थे। वहां जाना मतलब अपनी मौत को निश्चित करना, समझे तुम? लेकिन पिताजी, जब सेठ जी आपको बेइज्जत करते हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि मैं उस जंगल में जाऊं और वहां से खजाना लेकर आऊं और उस खजाने की मदद से सेठ जी को उनके कर्ज के पैसे लौटा दूं, ताकि वो आपको फिर से कभी बेइज्जत ना कर सके। बेटा, मैं तुम्हारे भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन बेटा, मेरे लिए तुम भी कोई खजाने से कम नहीं हो। अगर तुम मेरे पास हो तो मेरे पास सब कुछ है, और अगर तुम नहीं तो मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं है। जब मुझे पता है कि उस गुफा में क्या है तो मैं तुम्हें कैसे मौत के मुंह में ढकल दूं। इसलिए खबरदार, जो तुमने आज के बाद उस गुफा में जाने की भी सोची। मोहन की बात सुनकर किशन को बहुत बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि उसके पिता सही कह रहे हैं। इसलिए वो अपना विचार छोड़ देता है। देखते देखते कुछ समय और बीत जाता है और अभी भी मोहन के पास इतने पैसे नहीं हो पाते हैं जिससे वो सेठ धनश्याम का कर्ज चुका सके। इस बीच सेठ धनश्याम फिर से अपने कर्ज के पैसे लेने मोहन के घर पहुंच जाता है। मोहन, ओ मोहन, कहाँ छुप कर बैठा है मेरे पैसे खाकर? बाहर निकल और मेरे पैसे मुझे वापस कर, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा मोहन। सेठ धनश्याम के इतने जोर से चिल्लाने के कारण लीला अपने घर से बाहर निकलकर आ जाती है और बाहर आकर उसने देखा कि सेठ धनश्याम बहुत गुस्से में था। क्या हुआ सेठ जी? आप यूं इस तरह गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है आपको? ये बात मुझसे नहीं, अपने पति से पूछो। उसने मुझसे तुम्हारी बीमारी का बहाना करके पैसे लिए थे और उसने मुझसे कहा था कि मैं साल भर में पैसे लौटा दूंगा। लेकिन अब साल बीते महीना होने वाला है, पर मेरे पैसों का कुछ भी अता पता नहीं है। सेठ जी, उन्होंने बहाना नहीं बनाया था। मेरी तबीयत सच में खराब हो गई थी और अभी हमारी स्थिति सही नहीं है। हमारी फसल भी खराब हो गई है, जिस वजह से वो आपका कर्जा नहीं चुका सके। मैं ये सब नहीं जानता, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। इसलिए उससे कहना जल्द से जल्द मेरे पैसे लौटा दे, नहीं तो तुम्हें अपना ये घर मेरे नाम करके छोड़कर जाना होगा। सेठ धनश्याम लीला को खरी खोटी सुनाकर वहां से चला जाता है। शाम को जब मोहन अपने घर आया तो लीला ने सुबह हुई घटना की सारी जानकारी मोहन को बताई। सुनिए जी, आज सुबह जब आप घर पर नहीं थे, तब सेठ जी आए थे। वह कह रहे थे कि पैसे नहीं दिए, बहुत समय हो गया है। अब जल्द से जल्द मेरा पैसा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारे इस घर को अपने कब्जे में कर लूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं उस सेठ का सारा कर्जा चुका दूंगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमें कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकाल सकता है। मोहन के पास एक पुरानी बैलगाड़ी थी जिसे वो बेचना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसके पिताजी की निशानी थी। लेकिन अब हालात इतने खराब हो गए थे कि उसे बैलगाड़ी बेचने का विचार करना पड़ा। आखिर वो करता भी क्या? गांव के सेठ धनश्याम, जो बहुत ही चालाक और निर्दयी थे, मोहन के कर्ज को और बढ़ाने की धमकी दे रहे थे। क्या हुआ जी, आपने कुछ सोचा कि नहीं? आप किस तरह से उस सेठ का कर्जा चुकाएंगे? अन्यथा आपको तो पता ही है हमारे साथ क्या होगा। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं शहर जाकर हमारे पास रखी हुई बैलगाड़ी को बेचकर आता हूं। उसके बाद जो पैसे मिलेंगे हम उन पैसों को सेठ जी को दे देंगे और अपना कर्जा चुका देंगे। ये आप क्या कह रहे हो जी? वो बैलगाड़ी तो आपके पिताजी की आखिरी निशानी है, और आप उस आखिरी निशानी को भी बेच देंगे तो फिर उसके बाद आपको बुरा नहीं लगेगा क्या? लगने दो बुरा, लेकिन इससे ज्यादा तो बुरा नहीं लगेगा ना कि हम लोग अपने घर से बाहर निकल जाएं।
और वैसे भी बैलगाड़ी के लिए बैलों की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास नहीं है। तो फिर तुम ही बताओ लीला, क्या करूंगा मैं बिना बैलों के इस बैलगाड़ी का? इसलिए मैं इसे बेच ही देता हूं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बार फिर से सोच लीजिए। वो बैलगाड़ी आपके पिताजी की आखिरी निशानी है। क्या इसे बेचना सही होगा? लीला, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमारे बेघर होने की नौबत आ गई है। मजबूरी इंसान को हर फैसला लेने पर मजबूर कर देती है। मोहन ने अपने बैलगाड़ी को बेचने का फैसला किया और अपने पड़ोसी से बैल लेकर अपने बैलगाड़ी को बेचने शहर की ओर चल पड़ा। मोहन बैलगाड़ी लेकर जब शहर पहुंचा तो वो एक दुकान के पास रुककर अपने बैलगाड़ी को बेचने लगा। सेठ जी, ये मेरी बैलगाड़ी है, इसे मुझे आपको बेचना है। तो क्या आप इसे खरीदेंगे और आप इसके कितने पैसे देंगे? देखो भाई, मैं तुमसे ये बैलगाड़ी खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी ये बैलगाड़ी काफी ज्यादा पुरानी है। इसलिए मैं तुम्हें इसके केवल 500 रुपए ही दे पाऊंगा। अब भाई तुम सोच लो, तुम्हें ये बेचनी है या नहीं? मोहन ने अपने बैलगाड़ी की इतनी कम कीमत नहीं सोची थी जितनी उन सेठ जी ने उसे बताई थी, इसलिए वो अपने उदास मन से कहता है। ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहो, मैं आपको अपनी ये बैलगाड़ी 500 में ही दे दूंगा। मोहन ने अपनी बैलगाड़ी उस दुकानदार को केवल 500 में ही बेच दी, लेकिन जो पैसे उसे मिले वो पैसे उसके कर्ज चुकाने और घर चलाने के लिए बहुत कम थे। लेकिन उसे जितने पैसे मिले वो उन पैसों को लेकर वापस अपने गांव लौट आया। वापस अपने गांव लौटने के बाद मोहन सबसे पहले सेठ धनश्याम के पास गया। सेठ जी, ये रहे आपके 500 रुपए। अभी आप इन्हें रख लीजिए, उसके बाद आपके बचे हुए 500 रुपए भी दे दूंगा जल्द ही। तुम क्या कह रहे हो? तुम होश में तो हो ना? मैं क्या यहाँ भलाई करने के लिए बैठा हूँ? क्या मैं तुम्हें पैसे यूं ही दे दूंगा? मैंने जो पैसे तुम्हें दिए थे वो मैंने तुम्हें ब्याज पर दिए थे, समझे तुम? और अभी जो तुमने 500 रुपए दिए हैं वो तो सिर्फ साल भर का ब्याज है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे नकद पैसे कब दे रहे हो? सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने जैसे तैसे करके ये पैसे इकट्ठा किए थे और आपने इन्हें ब्याज के रूप में रख लिए। अब सेठ जी आप ही बताइए, मैं इतने कम समय में कहां से लाऊंगा 1000 रुपए? सेठ जी, आप मुझ पर थोड़ा तो रहम कीजिए। जब तुम लोग पैसे चुका नहीं सकते हो तो कर्ज लेते ही क्यों हो? जब कर्ज चाहिए था तब तो पैसे मांगने चले आते हो, और जब पैसे लौटाने की बारी आई तो बहाने बनाने लगे हो। कान खोलकर सुन लो, मोहन, मुझे मेरे पैसे जल्द ही लौटा देना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम तो जानते ही हो ना कि राजा जी के साथ मेरा उठना बैठना है। सेठ धनश्याम से बेइज्जत होकर मोहन अपने घर की ओर चल पड़ा। जब मोहन अपने घर लौटा तब उसकी पत्नी लीला ने उससे कहा। क्या हुआ जी? क्या हमें बैलगाड़ी के अच्छे दाम मिले हैं? और क्या आप उस सेठ का कर्जा चुका आए? लीला की इतनी बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगा और उसने रोते रोते लीला से कहा। मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज बेच दी और मुझे उसके बदले इतने भी पैसे नहीं मिले कि मैं उसे बेचने के बाद भी अपना कर्ज चुका सकूं। जब मैं सेठ जी के पास गया तो मैंने उन्हें 500 रुपए दिए, जो मुझे बैलगाड़ी बेचने के बाद मिले थे। लेकिन उस सेठ धनश्याम ने उन पैसों को भी रख लिया और मुझे बहुत बेइज्जत भी किया और मुझसे कहा कि जो तुमने मुझसे पैसे लिए थे, ये 500 रुपए उसके ब्याज है, और जल्दी से मेरे पैसे नहीं चुकाए तो अच्छा नहीं होगा। जब मोहन और लीला आपस में बातें कर रहे होते हैं तब बगल वाले कमरे में मौजूद किशन भी वह सारी बातें सुन रहा होता है। अपने पिता से ऐसी बातें सुनकर किशन बहुत दुखी हो जाता है। इसी तरह कुछ समय और बीत जाता है। फिर एक दिन जब मोहन और किशन खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। अरे सुनती हो भाग्यवान, हम लोग खाने के लिए बैठ गए हैं। अब तुम जल्दी से हम लोगों के लिए खाना ला दो। मोहन की बात सुनकर लीला रसोई घर से बाहर निकल कर आई और उसने मोहन से कहा। सुनिए जी, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जिस वजह से मैंने खाने के लिए कुछ भी नहीं बनाया। अगर आप घर के लिए राशन ला दोगे तो मैं कुछ बना दूंगी। खाने के लिए अभी केवल 2 ही रोटी बची है, और वो भी किशन के लिए रखी है, जब वो विद्यालय जाएगा उसके लिए। मैं क्या करूं भाग्यवान, मैं कई दिनों से काम की तलाश कर रहा हूं, किंतु मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का काम ही नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से मैं घर का राशन नहीं ला पा रहा हूं। लेकिन ठीक है भाग्यवान, मैं आज फिर से जाता हूं और लाता हूं घर के लिए कहीं से राशन। किशन अपने माता पिता की मजबूरी को देखकर बहुत दुखी होता है और वो फैसला करता है कि आज वो दोपहर के समय उस मायावी गुफा को ढूंढने जाएगा और वहां से खजाना ढूंढकर लाएगा।
फिर दोपहर के समय किशन ऐसा ही करता है। वो बिना किसी को बताए गांव के बाहर वाले जंगल में पहुंच जाता है। कुछ देर तक चलते चलते वो बहुत थक जाता है। हे भगवान, मैं तो बहुत थक गया चलते चलते, और अब तो बहुत जोर की भूख भी लग गई है। अब मैं कोई अच्छी सी जगह देखकर पहले अपने साथ लाए रोटी खा लेता हूँ, फिर गुफा की तलाश करता हूँ। किशन खुद से बातें करते करते कुछ देर और चला ही था कि तभी उसे कुछ दूरी पर एक विशाल पेड़ दिखाई देता है। वो उस पेड़ के पास जाता है और उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है, और खाने के लिए जैसे ही भोजन निकाल रहा होता है, तभी उसके सामने एक तेज रोशनी प्रकट होती है, और उसी रोशनी से एक डरावना सा दिखने वाला राक्षस उसके सामने आया। किशन ने जैसे ही उस डरावने राक्षस को देखा, उसकी सांसें थम गईं। उसका शरीर कांपने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे पीछे हटने लगा। ठहरो बालक, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? मैं किशन हूँ, चंदन नगर से आया हूँ। चंदन नगर से? बहुत दिनों बाद किसी को जंगल के इतने भीतर कदम रखे देखा है, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? किशन को समझ नहीं आ रहा था कि उसे सच बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं मायावी गुफा की खोज में आया हूँ। सुना है वहाँ खजाना छिपा है, जिससे मैं अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकता हूँ। किशन की बात सुनकर राक्षस जोर जोर से हंसने लगा। खजाना? बालक, तुम नहीं जानते कि जिस खजाने की तुम बात कर रहे हो वो साधारण खजाना नहीं, बल्कि एक श्रापित खजाना है। जो कोई भी उसे लेने आया है वो सदैव के लिए यहीं इसे जंगल का होके रह गया है। लेकिन ऐसा क्यों? बुजुर्ग कहते हैं कि वह खजाना राजा का था। सच कहा, वह खजाना राजा का था, लेकिन राजा ने उसे बचाने के लिए एक तांत्रिक की मदद से श्रापित कर दिया था। उस तांत्रिक ने खजाने की रक्षा के लिए मुझे यहां छोड़ दिया। मैं ऐसे ही किसी को भी अंदर जाने नहीं दे सकता। किशन सोच में पड़ गया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की किरण थी। पर कोई न कोई तो उस गुफा का रहस्य सुलझा सकता होगा। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे मैं अंदर जा सकूं? रास्ता है, लेकिन बहुत कठिन है। अगर तुम सच में उस गुफा में जाना चाहते हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का सही जवाब देना होगा। अगर तुम सफल हुए तो गुफा का द्वार खुलेगा, लेकिन अगर असफल हुए तो तुम भी उन लोगों की तरह गायब हो जाओगे जो पहले आए थे। किशन को थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने अपने पिता की बेइज्जती और माँ की तकलीफ को याद किया। उसने खुद को मजबूत किया और राक्षस की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। पूछो अपनी पहेलियां, मैं सही उत्तर दूंगा। राक्षस ने एक गहरी और गूंजती हुई आवाज में किशन से पहली पहेली पूछी। सुनो बालक, पहली पहेली यह है, बिना पंख के उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं, जिसके पास जाता हूं उसे ठंडा कर देता हूं। बताओ, मैं कौन हूं? किशन ने कुछ देर सोचा और फिर उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने चारों ओर देखा और अचानक हवा के झोंकों को महसूस किया। फिर वह मुस्कुराया और बोला, पहली पहेली का उत्तर है हवा। राक्षस जोर से हंसा और बोला, शाबाश, ये सही उत्तर है, लेकिन अभी 2 और पहेलियां बाकी हैं। सुनो अगली पहेली। मैं जितना लेता हूं उतना ही बढ़ता हूं, पर जो मुझे रोक ले उसकी दुनिया उजली हो जाती है। बताओ, मैं कौन हूं? किशन इस बार तुरंत उत्तर नहीं दे पाया। उसने सोचते हुए अपने पिता के संघर्ष को याद किया। गरीबी, दुख और कठिनाइयां उसके मन में घूमने लगीं। तभी उसे एहसास हुआ कि यह पहेली किस चीज के बारे में थी। इसका उत्तर है अंधकार। राक्षस की आंखें चमकीं और वह जोर से चिल्लाया, बहुत अच्छे बालक, अब आखिरी पहेली का उत्तर दो और फिर देखो कि गुफा का रहस्य कैसे खुलता है। अब आखिरी पहेली ध्यान से सुनो। मेरा कोई आकार नहीं, फिर भी मुझे देखा जा सकता है। मैं जीवन का आईना हूं, पर फिर भी मैं कभी नहीं झूठ बोलता। बताओ, मैं कौन हूं? इस बार किशन थोड़ा घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने चारों ओर देखा, पेड़ों की ओर देखा, फिर अपनी ही परछाई पर नजर पड़ी। तभी उसे जवाब समझ आ गया। तीसरी पहेली का उत्तर है प्रतिबिंब। राक्षस एक पल के लिए शांत हो गया, फिर जोर से अट्टहास करने लगा। क्या बात है, तुमने तीनों पहेलियों का सही उत्तर दिया बालक। यह पहली बार है जब किसी ने यह कर दिखाया है। अब मैं तुम्हें मायावी गुफा का रास्ता बताऊंगा, लेकिन याद रखना, खजाना देखकर लालच में मत पड़ जाना, वरना इसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। याद है ना, ये एक श्रापित खजाना है। किशन ने सिर हिलाया और आत्मविश्वास से बोला, जी, मैं किसी लालच में नहीं आया हूँ। मुझे बस मेरे माता पिता की मदद करनी है।
अगर ऐसी बात है तो जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हें वहां एक पतीला दिखेगा जो सबसे अलग रखा होगा। तुम उसे अपने साथ ले जाना, वो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। पतीला? पतीला किस प्रकार मेरी मदद करेगा? वो कोई मामूली पतीला नहीं है, वो जादुई पतीला है। उसमें तुम जो भी चीज डालोगे वो कई गुना हो जाएगी। इसकी मदद से तुम अपने माता पिता की बहुत मदद कर सकते हो। राक्षस की बात सुनकर किशन को ये सही लगा, इसलिए उसने उसे फौरन से हाँ कर दिया। किशन के हाँ करते ही राक्षस ने अपने हाथ उठाए और जमीन पर एक मंत्र फूंका। अचानक धरती कांपने लगी और सामने पहाड़ के बीच एक छिपा हुआ रास्ता खुल गया। किशन को रास्ता दिखाने के बाद राक्षस भी वहां से गायब हो गया। राक्षस के गायब होने के बाद किशन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस मायावी गुफा के अंदर चला गया। किशन जब गुफा के अंदर पहुंचा तो उसने वहां बहुत सारा खजाना देखा। इतना सारा खजाना देखकर किशन की आंखें खुली की खुली रह गई। तो गांव के बड़े बुजुर्ग सही ही कहते थे, यहाँ इतना खजाना है कि पूरे गांव की पीढ़ियां खत्म हो जाएगी, पर यह खत्म नहीं होगा। पर मुझे राक्षस की बात याद रखनी होगी। आखिर ये है तो श्रापित खजाना, कहीं इसकी वजह से कोई बड़ी परेशानी ना खड़ी हो जाए। मैं चुपचाप वो जादुई पतीला लेकर यहाँ से चला जाता हूँ। किशन वो जादुई पतीला ढूंढने लगता है, पर उसे वो कहीं नजर नहीं आ रहा था। हे भगवान, वो पतीला तो यहाँ है ही नहीं। अब मैं क्या करूं? मैं ये हीरे जवाहरात नहीं ले जा सकता, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मुझे किसी तरह बस वो जादुई पतीला मिल जाए। किशन के ऐसा कहते ही अचानक से वो जादुई पतीला उसके सामने आ जाता है। उस जादुई पतीले को अचानक देख किशन भी डर जाता है। सच में ये कोई बहुत बड़ी मायावी गुफा है। यहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। मैं फटाफट से पतीला लेकर अपने घर चलता हूँ। कुछ देर बाद किशन वो जादुई पतीला लेकर अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी माँ को आवाज लगाता है। माँ देखो मैं क्या लाया हूँ, जल्दी से यहाँ आओ। किशन की आवाज सुनकर लीला बगल वाले कमरे से वहां आ जाती है। ये किसका पतीला उठा लाए किशन बेटा? माँ किसी से कहना मत, ये कोई मामूली पतीला नहीं है, ये एक जादुई पतीला है। मैं इसे उस मायावी गुफा से लेकर आया हूँ। मायावी गुफा की बात सुनकर लीला तो बहुत डर जाती है। क्या कहा मायावी गुफा? तुम वहां क्यों गए थे? तुम्हें पता है ना, वो बहुत खतरनाक जगह है। अगर तुमको कुछ हो जाता तो? नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं होता। और तुम अब वो सब छोड़ो और मुझे रसोई घर से गेहूं का दाना ला कर दो, मैं तुम्हें इसका जादू दिखाता हूँ। किशन की बात सुनकर लीला फौरन वहां से रसोई घर में चली जाती है और रसोई घर से गेहूं का दाना लाकर लीला उसे उस पतीले में डाल देती है। गेहूं का दाना डालने के कुछ ही देर में वो पतीला पूरी तरह से गेहूं के दानों से भर जाता है। जादुई पतीले का जादू देखकर लीला पूरी तरह से दंग रह जाती है। शाम को जब मोहन घर आया तो लीला ने तुरंत उसे जादुई पतीले की सारी बात बता दी। फिर क्या था, मोहन ने उस जादुई पतीले की मदद से कुछ पैसे जमा किए और ले जाकर सेठ घनश्याम को दे दिए। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत, धैर्य और समझदारी से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, लेकिन लालच और जल्दबाजी हमें संकट में डाल सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और ऐसे ही रोमांचक एनिमेटेड स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।